हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में हम लोग एक नया टॉपिक, नया पीवाईपी लेकर आ चुके हैं। पेपर 2 अर्थात जो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर होता है, उसका पीवाईपी 2022 का पहला भाग लेकर आ चुके हैं। पीवाईपी का अर्थात है प्रीवियस ईयर पेपर, जो पुराने विगत वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं। हमने एक सीरीज चलाया है 2016, फिर 17, फिर 19, अब ये 22 का आरंभ हो चुका है भाग पहला। सीजी टेट में 2016 से लेकर 22 तक पूछे गए जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ इस वीडियो में सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। इससे भी पहले हमने सीजी टेट 2024 का जो सीरीज है उसमें 2016, 2017, 2019 ये हमने 3 वर्षों का जो पेपर है उसको ख़त्म कर लिया है भाग 1 बाय 1 भाग पार्ट्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, आज 2022 का पहला भाग 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें पहले भाग में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, वो 10 क्वेश्चन क्या क्या हैं, कैसे बनेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि हमारा रैखिक समीकरण से संबंधित है। ठीक है, रैखिक समीकरण मतलब अज्ञात राशि को ज्ञात करना है यहाँ पर, जिसमें आपका जो हमारा जो घात रहेगा, अज्ञात राशि का जो घात रहेगा, वो घात हमारा 1 रहेगा। ठीक है, मतलब x हो चाहे y हो चाहे s हो p हो, जो भी अज्ञात राशि है उसमें अधिकतम घात 1 की रहेगी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये। x धन 7 बटे में कितना है हमारे पास 2 है, बराबर है 3 ऋण x है। ठीक है, हम तिर्यक गुणा करेंगे, जो बटा है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x धन 7 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 ऋण x। अब ये 2 का दोनों के साथ क्या हो जाएगा, एक बार गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा x धन 7 बराबर 2 गुणित 3, 2 3 कितना हो गया 6 माइनस 2x। अब ये ऋण 2x इधर आएगा और ये 7 धन है वो इधर आएगा, पक्षांतरित होंगे तो x धन 2x हमारा चिन्ह बदल जाएगा, 6 ऋण 7 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर 6 में 7 जब घटेगा तो ऋण 1 आएगा, और x का मान आ जाएगा ऋण 1/3। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा जो इस प्रश्न का जो उत्तर है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, सी पर मौजूद है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा गणित शिक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा था आपको सही नहीं है। ठीक है, वो आपका बैंकिंग मॉडल से ही रिलेटेड था, लेकिन हमारा 2019 में जो प्रश्न आया तो था उसमें आपको पूछा था कि सही नहीं है बोल के। लेकिन देखो, अब उसी कॉन्सेप्ट, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया प्रश्न आ गया, जिसमें कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में कौन सा सही है बोल के ये पूछा है। शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं। टीचर्स आर प्रोएक्टिव इन टीचिंग। दूसरा है, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। इट रिस्ट्रिक्ट क्रिटिकल थिंकिंग। सर्वप्रथम पाउलो फ्रियरी, उसमें फ्रेयरी लिखा है, ने इस्तेमाल किया, इंग्लिश तो सेम है, फर्स्ट यूज बाय पाउलो फ्रेयरी। चौथा हमारा है, ज्ञान को न्यासधारी में रखा जाता है। नॉलेज इज केप्ट इन रिपेटरी। तो ये हमारा ऑप्शन है, इसका
जो सटीक बताया गया है बैंकिंग मॉडल के बारे में सर्वप्रथम पाउली फ्रेरे ने, है ना, फ्रेरे है, फ्रेरी यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में, इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है जरा देख लीजिए। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है। ठीक है, तो चलिए इसका बहुत ही साधारण सा उत्तर है। इसका आंसर होगा हमारा पाई चार्ट। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों और भी अलग से जो दिया गया है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे। जब हमारा 2016 वाला पहला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हम, उसमें इस प्रश्न का हमने जितने भी प्रकार के, जैसे हिस्टोग्राम किसको बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड है ये, समझ रहे हैं बात को। हिस्टोग्राम हमारा अंग्रेजी वर्ड है, आवृत्ति बहुभुज ये हिंदी है। ठीक है, हिस्टोग्राम किसको बोलते हैं, आयत चित्र। ठीक है, अब ये क्या होता है हिस्टोग्राम, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पाई चार्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। पाई चार्ट ऐसा हमारा गोला रहेगा, वृत्त रहेगा, इसमें टुकड़े टुकड़े में अलग अलग भाग क्या रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, कभी कोण मिलाकर, कभी इस तरह से। तो ये हो गया मेरा पाई चार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसको आयत चित्र भी कहते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होगा हमारा, ये एक के ऊपर एक ऐसा साइड बाय साइड क्या रहेगा, आयत बना रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, आयत चित्र, इसको बोलेंगे हम लोग हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज क्या होती है, जब हम लोग, हमारे पास जो हमारा यहाँ पर जो अंतराल रहेगा उसके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचते जाएंगे, रेखा खींचते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर आकृति बनते जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज जानकारी रख लीजिए, काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपोनेंट बार चार्ट। तो हमारा तो बार एक एक करके सिंगल सिंगल अलग अलग चीजों का रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, बार चार्ट रहेगा। क्लियर है, सिंगल सिंगल गैप रहेगा अलग अलग चीजों का, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी कुछ भी रहेगा। ठीक, या वर्ष रहेगा, जो भी जानकारी के हिसाब से अलग अलग रहेगा। इसमें गैप नहीं रहेगा, इसमें केवल लाइनिंग बस रहेगा। तो देख लीजिए अलग अलग डिजाइन के किसको किसको क्या बोलते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हमारा त्रिभुज से संबंधित है, ज्यामिति का, जिसमें बोला गया है, जरा देख लीजिए क्या लिखा है। एडी लंब है ए बी पर, ये देखो एडी लंब है यहाँ पर, ये 90 डिग्री बना रहा है, लंब है। सी बी लंब है कहाँ पर, ए बी पर, ये सी बी हमारा है लंब है, 90 डिग्री बना रहा है ए बी पर। और ए सी, ये जो ए सी है वो मेरा बराबर है किसके, बी डी के। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताया गया है कि इस तरह से ये लहराता हुआ कुआं टाइप का है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, सर्वांग सम बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये राइट ट्रायंगल लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण, समकोण त्रिभुज, नॉन ऑफ एबोव, ये मतलब इनमें से कोई नहीं। कक्षा 9वीं का ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बिल्कुल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको दो चित्रों को अलग करूंगा। ठीक है, दो चित्र मैं अलग कर लेता हूँ, या फिर कुछ चित्र इंसर्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि हमको समझने में ये क्या हो जाए, आसानी जाए। चलिए हम लोग चित्र यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ये लो। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं इसका। ठीक है, इस तरह से थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसके आउटलाइन को। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, इसी को एक और तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, सेम हमारा फोटोकॉपी हो गया, देख लो। अब ये दो मैंने चित्र बना लिए हैं।
ठीक है, दो चित्र बना लिए, इनका मैं नामकरण करता हूं। इसी चित्र से लिया गया, समझ लो जो दिया गया आपके पास चित्र उसी में से लिया गया है। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं अपन। चलिए नामकरण क्या क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा मेरा ए बी और ये डी, इसका नाम होगा ए बी और ये सी। ये 90 अंश है, यहाँ पर 90 अंश है। ठीक है, ये वाला जो लकीर है इस लकीर के क्या है, बराबर है, बोला है, ये दिया प्रश्न में है। अब देखो ये जो लकीर है इस लकीर के क्या है, ये दोनों तो सेम ही लकीर है, मतलब सेम रेखाखंड है, तो दोनों तो सेम बराबर होंगे। अब यहाँ पर जरा एक बात गौर करिएगा, यहाँ पर आपको दो भुजा बराबर दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज में यदि समकोण के सामने वाला बराबर हो जाए, भुजा बराबर हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण बराबर है। ठीक है, एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो जब इस तरह से दो त्रिभुज में कर्ण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो हम लोग एक पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, जिसको नाम दिया जाता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। सर्वांग समता प्रमेय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, उस नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन त्रिभुज को जब सर्वांग सम करेंगे, उसको लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर A, यहाँ पर का A यहाँ पर के किसके बराबर है, B। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जरा देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ, मैं A से कहाँ जा रहा हूँ, B जा रहा हूँ। ठीक है, तो A से जब B गया तो ये जो लकीर है इधर किसके बराबर है, तो B से किधर जाना पड़ेगा, A जाना पड़ेगा। B से A चले गए। ठीक है, B से क्या हो गया हमारा, A चला गया। अच्छा चलो ABC है, यहाँ पर ABC है ना, तो यहाँ पर देख लो A से मैं गया हूँ B, मतलब 90 की ओर बाद में बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ चालू होगा B से क्या होगा A 90 की ओर। ठीक है, B से A, यहाँ पर पहले A से B गया, जब ABC देख रहा था मैं तो A से B गया हूँ। लेकिन जब दूसरे त्रिभुज में देखूंगा तो यहाँ पर क्या देखूंगा मैं, यहाँ पर का A यहाँ पर के B के बराबर है, या फिर ये बोलो यहाँ पर का जो B है उसके यहाँ पर के A के बराबर है। तो देखो B दूसरे नंबर में है, तो यहाँ पर A को दूसरे नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है, और जिस क्रम में ABC घूम रहा हूं मैं, पहले A से B गया, फिर B से कहाँ गया, C गया। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर ये डबल लकीर है, मतलब डबल लकीर की ओर पहले जाना है। उसके बाद मैं जब B से C गया हूं तो ये खाली है, तो हमारा दूसरे नंबर में हम लोग को खाली वाला जाना है, मतलब A से D जाना है। तो उसी क्रम को आप लोगे तो B A और D हो जाएगा। तो B A D क्या ऐसा दिख रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट नंबर में ही आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी है, इसका मतलब अगर कोई पता चल जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, इसका मतलब कुछ भी क्रम को बदल के नहीं लिख देना है। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा दो कोण पूरक नहीं है, विच टू एंगल आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरक है ये पूरक नहीं रहेगा, ये समपूरक रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं तो हिंदी जब वर्जन में उसको पढ़ते हैं तो संपूरक। ठीक है, अगर वही चीज अगर कंप्लीमेंट्री होगी, ठीक है, कंप्लीमेंट्री अगर होता है तो कंप्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा पूरा कोण। समझ रहे बात को, बात क्लियर हो गई। और यदि हमारा सप्लीमेंट्री लिखते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, समपूरक। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन के हिसाब से चलना है हमको। तो ये समपूरक कोण होता क्या है, सप्लीमेंट्री होती क्या है, देख लो भैया। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो कोणों को मिलाएंगे। ठीक है, दो कोणों को जब मिलाएंगे, कोण एक को कोण दो से मिलाएंगे, और जब उसका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो आप जोड़ी देख लो, तो 30 और 50 को 150 को देखो जोड़ के कितना आ गया, 180। बिल्कुल समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री है।
5 को देख लो 175 से जोड़ के कितना आ रहा है 180। दूसरा वाला भी क्या है, समपूरक सप्लीमेंट्री है। 89 को प्लस कर लीजिए 91 से, एक इसको दे दिया 90, 90 कितना हो गया 180। अब बचा कौन, और जब हम तो 23 को 170 से जोड़ेंगे तो ये सीधा कितना पहुंच जाएगा 200 पहुंच गया, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, समपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री नहीं है। बात क्लियर हो गई, पूरक लिख दिया हिंदी वर्जन में, एक्चुअल में क्या होगा समपूरक होगा, विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो संबंधित है वह समांतर श्रेणी से है। ठीक है, समांतर श्रेणी जहां पर बोला गया है एस एन समांतर श्रेणी के योग को बता रहा है। एस एन बराबर क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस 2n, इस तरह से एक श्रेणी चल रही है ये। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ एन के रूप में यह श्रेणी के योग को बता रहा है, श्रेणी के योग को बता रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए, जब इस प्रकार से प्रश्न देता है, आपको पहला पद पूछ रहा है, तो पहला पद के लिए कुछ नहीं करना है, S1 n के जगह आप 1 मतलब एक पद का योग बोलो या पहला पद बोलो, है ना। पहले जैसे मान लो कोई पहला में A है, फिर उसके बाद B है, C है, D है, मान लो ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। तो सबको अगर जोड़ना है तो पहला पद को जोड़ो, तो पहला पद का जोड़ भी वही आएगा और पहला पद भी वही आएगा। ठीक है, तो यहां देखो कितने पदों को जोड़ा गया है, n पदों को, तो उस n के जगह में एक ले लो, माने एक पद को आप जोड़ रहे हो, तो एक पद को जोड़ रहे हो मतलब वही हमारा प्रथम पद हो गया। ठीक है, ये आ गया प्रथम पद या एक पद का योग। ठीक, पहले पद को जोड़ो या पहला पद निकालो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो n के जगह में एक रखना पड़ेगा, तो एक का वर्ग धन 2 गुणित 1 बराबर में कितना आ गया 3। तो पहला पद तो 3 आ गया, मतलब ये वाला तो कहानी इसकी खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य अंतर ढूंढना है, जिसको हम लोग सर्वांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अंग्रेजी में शुद्ध लिख दिया है, देख लो कॉमन डिफरेंस। अब ये देखो S2 करोगे, मतलब S2 माने पहला के साथ दूसरा को जोड़कर आंसर ला रहे हो, ये बोल रहे हो। समझ रहे हो बात को, यही मेरा S2 है, दो लोगों को जोड़ के आंसर ला रहे हो। तो जो दो लोग को जोड़ के आंसर ला रहे हो मतलब n के जगह में आपको 2 रखना है, ये 2 का वर्ग हो गया। n के जगह में 2 रखना है ना भैया, बिल्कुल। 2 का वर्ग 2 गुणित 2, तो कितना हो गया 4 धन 4, जो कि मेरा कितना हो गया है 8 हो गया। अब ये जो 8 है दो लोगों को मिलाकर आया है, मतलब A और B दो लोग, दो पद हैं, उन दो इस श्रेणी के जो दो पद हैं उन दोनों पदों को मिलाकर कितना आ रहा है मेरे पास 8 आ रहा है। लेकिन इसमें का तो पहला पद कितना दे दिया है 3 मिल चुका है भैया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, देख लो ये 8 आ गया। तो B का मान कितना हो गया 8 ऋण 5 बराबर कितना आ गया 8 ऋण 3, 8 ऋण 3 कितना हो गया मेरा 5। मतलब उस श्रेणी में जो पहला स्टार्ट हुआ है वो 3 है और जो दूसरा पद मिला है वो 5 है। ठीक है, तभी तो दोनों को मिलाओगे तो 8 मिलेगा। तो इसका अंतर ढूंढना है। अंतर कैसे ढूंढेंगे, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो हमारा यहां पर आ जाएगा सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 3 को घटाइए 2 आ गया। तो इस तरह से 3 और 2 उसके क्या हो जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब कई लोग 3 5 डाल देंगे, 3 8 डाल देंगे, है ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो प्रश्न में बोला गया है उसी को आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। तो बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या बोला है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है भैया। आयताकार बाड़ा है ना, बाड़ है मतलब बाड़ी है जो भी है ना, उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है आपको 500। देख लीजिए ये, ठीक है, आयताकार बाड़ी है समझ लो।
इसका हमारा दे दिया है 500 वर्ग फीट दे दिया है। अब आयताकार है मतलब एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, और इसकी चौड़ाई 20 फीट दे दी गई है। चौड़ाई को क्या दे दिया गया आपको 20 फीट। ठीक है, तो ये बाड़े का क्षेत्रफल, बाड़े का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल तो दे दिया है आपको 500, लंबाई आपको निकालनी है, गुणित चौड़ाई में दे दिया है 20। ठीक है, तो लंबाई कैसे निकलेगा, 500 में आप क्या करेंगे 20 को भाग करेंगे, ये आ जाएगा 25 और आंसर आएगा फीट में। तो 25 फीट हमारा क्या हो जाएगा, उसका लंबाई हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही साधारण सा प्रश्न दिया हुआ, ये बहुत ही साधारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्न है, जिसमें क्या बोला गया है 3x धन 2y धन 3z और 4x ऋण 6y धन 5z के योग से 6x धन 7y ऋण 2z को घटाइए। चलिए, बीजीय व्यंजक वैसे भी थोड़ा देख के हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है ना, धड़कना मतलब दिल है धड़कने लगता है, वो भी तेजी से, क्योंकि एक्स वाई जेड वर्ग बहुत सारा ये रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। जब भी आपको प्लस या माइनस करने को बोले, सेम बिरादरी वाले का सेम बिरादरी वाले के साथ ही गठबंधन करा देना है, इधर उधर नहीं करा देना भैया। समझ रहे हो बात को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला वाला हमारा जो बहुपद है या फिर व्यंजक है उसको लिख दीजिए। 3x धन 2y धन 3z, इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। इसके साथ 4x ऋण 6y धन 5z। ठीक है, जोड़ने के समय कोई ताम झाम नहीं है। ये देखो, ये 3 है धन में है, ये 4 है धन में है, दोनों के पास x वाला है, सेम बिरादरी है, तो ये x 3 बार है यहाँ पर x 4 बार है। 4 और 3 कितने बार हो गया, 7 बार x हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो y वाला ये भी है, ये भी y वाला है, यहाँ y 2 बार है धन में है, यहाँ y ऋण 6 है, ऋण की मात्रा ज्यादा है, मतलब ऋण वाला जीत जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 4y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी z है, इसके पास भी z है, इसके पास z 3 बार है, इसके बाद 5 बार है, दोनों प्लस जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8z हो गया। अब ये तो हमने योग निकाल लिया, क्या निकाल लिया भैया, योग निकाल लिया है। योग निकालने के बाद क्या करना है, इसको योग निकालने के बाद क्या करना है, इसमें से घटाना है, योग से मतलब जो आ गया योग, इसमें आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है भैया, 6x धन 7y ऋण 2z को। तो आपको बता दूं, जब भी इस तरह से बीजीय व्यंजक को घटाया जाता है तो हमारा जो नीचे में जिसको हम घटाएंगे उनका चिन्ह बदल जाएगा। इसके पास कुछ नहीं है, प्लस था, अब वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस था वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए, अब ये प्लस 6 नहीं रहा, वो रामू काका हमारे रामू काका नहीं रहे, समझ रहे हो बात को। अब ये हमारे माइनस वाले काका हो गए हैं, समझ रहे हो बात को। तो चलिए, 7x धन में है यहाँ पर, और 7 में से ये 6 अब ऋण में आ चुका है, तो 7 में से 6 गया तो 1x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y वाला और ये y वाला सेम बिरादरी का है, ये ऋण 4 है और ये धन 7 से अब कितना बन चुके हैं, ऋण 7 बन चुके हैं। तो ऋण 4 और ऋण 7 करोगे तो ऋण 11, और किसका, y का। ठीक है, इस प्रकार से जरा देखोगे तो जेड है वो मेरा 8 बार है, जेड अब ऋण था वो धन बन चुका है, तो 8 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 10 जेड। ऐसा कहां पर दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, डी। क्लियर हो गई बात, स्पष्ट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये लगा हुआ है,
इसको हमको प्रश्न को करना है भैया। चलिए प्रश्न को कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर ये एम मतलब होता है माइनर, ठीक है। देखो यहाँ पर त्रिभुज में आपके पास एक बाहर भी कोण बन सकता है, एक अंदर भी बन सकता है। एम मतलब माइनर, हमारा अंदर वाला की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के, एल और एम तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 180 बन रहा है। कोण के प्लस कोण एल प्लस कोण एम, ठीक है ना। अच्छा जे है, जे, चलिए जे है, एम नहीं है, एम कोण का मान है। चलिए इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा ये जे आ गया। अब भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, बिल्कुल फिटिंग हो गया, मतलब पहला वाला तो सही है। सत्य नहीं है उसको ढूंढना है भाई मेरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल का पहले मतलब समझाता हूं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है भैया, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से कम। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश खुद है, तो ये दोनों मिलाकर 90 अंश होंगे, मतलब तीसरा वाला भी पास हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखो दोनों लोग मिल के 90 हो रहे हैं, तो एल, कोण एल एंड कोण क्या जी, जे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। बिल्कुल ये भी सदा सत्य वाली बात हो गई। उसके बाद क्या बोला है, कोण एल और जे को जब मिलाओगे तो दोनों 90 अंश प्रदान करता है भैया, बिल्कुल प्रदान करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जरा देखिए, ये जो है अकेला 90 है, तीनों को मिलाओगे तो 180 बन रहा है, एक अकेला 90 के बराबर है, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे भैया, बाकी 90 को ये दोनों मिलकर बनाएंगे जी, है कि नहीं भैया। तो इस तरह से ये बात भी क्या हो गई, हमारी सत्य हो गई, ठीक है। अब तीन तो सत्य हो गए, तो जाहिर सी बात है एक क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और वैसे आपको इसका मतलब बता देता हूं हिंदी में, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण, ठीक है। क्या होता है, अधिक कोण भैया। जब इसी वो हमारा ये एल और जे न्यून कोण है, तो अधिक कोण क्यों होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बात स्पष्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। भले ये प्रश्न जनसंख्या का सवाल है, परंतु किंतु लेकिन ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। समझ रहे हो बात को। तो जब भी ऐसा संख्या कितने इतने साल बाद क्या होगी, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित वो प्रश्न है, समझ लेना, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमारा जो जनसंख्या है वो मूलधन का काम करेगा, जो जनसंख्या हमारी वर्तमान में है वो मूलधन का काम करेगा। तो 1,00,000 और कितना हो गया, 25,000, ठीक है। दर हमारा कितने का है, 2%, साल भर का है, इसलिए वार्षिक लिख दिया मैंने। कई बार अर्धवार्षिक के बारे में भी बोलता है, ठीक है। समय, समय हमारा कितना हो गया है, 3 वर्ष। ये जनसंख्या पी पॉपुलेशन बोलो, दर हमारा रेट आर बोलो, और समय हमारा एन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जनसंख्या क्या होगी, मतलब मिश्र धन के बारे में पूछा है, तो उसका सूत्र होता है ए बराबर पी 1/r/100 और पूरे की घात एन, ठीक है। इस प्रकार 3 साल बाद वाली टोटल जनसंख्या यहां से मिल जाएगी। चलिए रखते जाइए मान को, 12500 1/2/100 और पूरे की घात कितना है भैया, पूरे की घात हमारे पास 3 है, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 का कितने बार में जाएगा, ये 50 बार में, ठीक है। तो 125 के बाद कितना जीरो, 3 जीरो, गुणित 50 से कम 50 और एक कितना हो गया मेरा 51, 51/50 और ये पूरे की घात कितना है भैया, 3 है।
चलिए कर देखिए। 12500 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 50। 1 2 3 1 2 3 5 पचे 25 पंच 125 से 125 क्या हो गया? खलास, खत्म। क्या बचा? 51 गुणा 51 गुणा 51। जब इसको आप हल करेंगे आपको 1 3 2 6 5 1 उत्तर क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात? क्लियर हो गया? चलिए आपको अगर गुणा करके बता देते हैं। 51 गुणा 51 करेंगे, 51 एकम 51, 5 51 पंचे 255 और 255 और 5 कितना हो गया? 260 हो गया। गुणित में कर लीजिए 51 एकम 51 हो गया। ठीक है, 51 छक्का ये 6 आ गया 3 306 का 6 हासिल आया 30। 51 दूने 102 है ना? क्लियर हो गया? 102 और कितना हो गया हमारे पास? 51 दूने कितना हो गया देख लीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है। ये 51 पंचे कितना हो गया? 255। ठीक है, 255 का कितना आ जाएगा? फिर 5 कितना हो गया? 260। 51 एकम 51 हो गया। 51 छक्के कितना आ गया? 306। 30 हमारा हासिल है। 51 दूने 102, 30 कितना हो गया? 132। चलिए कहानी खत्म। ठीक है, 1,32,651 आ रहा है। हमने गुणा करके भी बता दिया। तो चलिए हमारा आज के इस वीडियो में हमारे हमने 10 प्रश्न हल कर लिए जो कि 2022 पीवाईपी 2022 में ये प्रश्न सीजी टेट में आया हुआ है। ठीक है, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए यदि वीडियो अच्छा लगता है।